इस वक्त रॉयल फैमिली के लोग काफी एक्साइटेड थे। उन लोगों ने प्रिंस अब्दुल से पूछा, प्रिंस अब्दुल, क्या आप जानते हैं कि मिस्टर मित्तल के इन इक्विपमेंट्स की क्या कीमत है? अगर हम इन्हें खरीदना चाहें तो क्या मिस्टर मित्तल हमें ये बेचेंगे? क्या तुमने इस बारे में मिस्टर मित्तल से पूछा था? क्या इनमें से कुछ इक्विपमेंट्स हम खरीद सकते हैं? रॉयल फैमिली के लोग भी टेक्नोलॉजी में इस वक्त कुछ खास आगे थे नहीं। उन्हें भी अपने देश को टेक्नोलॉजी में आगे लेकर जाना था और इसीलिए वो लोग भी इस तरह के इक्विपमेंट्स खरीदना चाहते थे। सैंड कंट्री के ज्यादातर लोग जल्दी से लड़ाई में पड़ते नहीं थे, पर अगर पड़ते भी थे तो इन लोगों के पास लड़ने के लिए ज्यादा आर्मी नहीं थी। अगर सैंड कंट्री के पास ये सारे इक्विपमेंट आते हैं तो इन लोगों को खुद लड़ाई में जाने की जरूरत नहीं है। अनमैन्ड इक्विपमेंट अपने आप लड़ाई लड़ लेंगे और ये बहुत ज्यादा महंगे भी नहीं थे। आसपास के कुछ देश अभी भी ऐसे थे जिनकी कॉम्बैट स्ट्रेंथ और आर्मी की ताकत लगातार बढ़ रही थी, पर सैंड कंट्री चाहकर भी कुछ कर नहीं पा रही थी। यूएई, दुबई जैसे बड़े बड़े शहरों में, देशों में पैसा तो बहुत था। अगर कल को कोई दुश्मन अटैक करे तो इन लोगों के पास अच्छी आर्मी पावर नहीं थी। जबकि आसपास के देश इजराइल, ईरान, इराक की फाइटिंग स्किल्स बहुत अच्छी थी और इन लोगों के पास तो न्यूक्लियर पावर भी थी, जिसके दम पर ये लोग बाकी देशों को कंट्रोल कर रहे थे। यही सब सोचकर शेख ने प्रिंस अब्दुल को ऑर्डर देते हुए कहा, प्रिंस अब्दुल, तुरंत मिस्टर मित्तल के पास जाइए और इनसे ये पूछिए कि क्या वो इक्विपमेंट हमें सेल कर सकते हैं। अगर आपको इनकी प्राइस और परफॉर्मेंस अच्छे लगे तो तुरंत लार्ज क्वांटिटी में खरीद लीजिए। हाँ, अगर पॉसिबल हो तो प्रोडक्शन लाइन ही खरीद लीजिए। हम लोग इस वक्त पैसों की चर्चा बिल्कुल नहीं करेंगे। जितने पैसे मांगे दे देना। सैंड कंट्री के पास पैसों की कमी तो बिल्कुल नहीं थी। इन लोगों के पास जब तक तेल के कुएं रहेंगे तब तक ये लोग तेल के अंधे कुएं से भर भर कर पैसा निकालते रहेंगे। प्रिंस अब्दुल सिचुएशन को समझ गए थे, इसीलिए उन्होंने वादा करते हुए कहा, मैं आप लोगों से वादा करता हूँ, अभी वापस जाता हूँ और मिस्टर मित्तल से इस बारे में बात करता हूँ। प्रिंस अब्दुल को भी लगा था कि इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर वो लोग पैसे देकर किसी तकनीक को खरीदना चाह रहे हैं तो कार्तिक उन्हें जरूर वो प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करवा देगा। रॉयल फैमिली से बात करके प्रिंस अब्दुल एक बार फिर से वापस कार्तिक के पास आ गए। कार्तिक ने सोचा नहीं था कि प्रिंस अब्दुल इतनी जल्दी वापस आएंगे। उसने बहुत ही क्यूरियस होते हुए पूछा, प्रिंस, आप इतनी जल्दी वापस क्यों आ गए? क्या कोई दिक्कत है? प्रिंस अब्दुल ने रॉयल फैमिली की हुई डिमांड कार्तिक के सामने रखते हुए कहा, हाँ, छोटी सी प्रॉब्लम है। रॉयल फैमिली चाहती है कि मैं आपसे पूछूं कि क्या आप अपने अननेम्ड कॉम्बैट इक्विपमेंट सेल करना चाहेंगे। कार्तिक को इन्हें बेचने में कोई दिक्कत नहीं थी, इसीलिए उसने बिना किसी झिझक के कहा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, कितने इक्विपमेंट चाहिए? प्रिंस अब्दुल ने जैसे ही कार्तिक की बात सुनी तो वो 2-3 बार अपनी आंखें झपकाने लगे, जैसे कंफर्म कर रहे हों कि क्या सच में कार्तिक ने उसे हाँ कह दी है, क्योंकि इन्होंने बिल्कुल नहीं सोचा था कि कार्तिक इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड निकलेगा। कार्तिक का सवाल सुनकर प्रिंस अब्दुल ने उससे कहा, जितना ज्यादा हो सके हम उतने ज्यादा इक्विपमेंट खरीदना चाहते हैं और हमारे लिए तो बहुत अच्छा होगा कि अगर आप प्रोडक्शन लाइन हमें बेच दें। प्रोडक्शन लाइन की बात सुनकर कार्तिक ने तुरंत मना करते हुए कहा, प्रोडक्शन लाइन के बारे में मत सोचो। ऐसा नहीं है कि मैं उसे बेचना नहीं चाहता हूँ, पर सच कहूँ तो वो तुम्हारे किसी काम की नहीं है, क्योंकि इन इक्विपमेंट की प्रोडक्शन लाइन मेरे सुपर फैक्ट्री के स्मार्ट टर्मिनल के कंट्रोल में है। वैसे तो कार्तिक की सुपर फैक्ट्री की प्रोडक्शन एबिलिटी बहुत अच्छी थी, पर इसमें भी कुछ रेस्ट्रिक्शंस थे। कार्तिक की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिर्फ इंडस्ट्रियल आइलैंड पर ही प्रोड्यूस की जा सकती थी। प्रोडक्शन लाइन को सेपरेट करके कहीं मूव किया जाएगा तो ये इम्पॉसिबल तो नहीं था, पर कुछ टाइम के लिए काफी ज्यादा इफेक्टेड हो जाएगा। कार्तिक का अपना पर्सनल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम था जिसे उसने जीरो नाम दिया था, और ये कार्तिक के ट्रम्प कार्ड में से एक था। कार्तिक जानता था अगर उसने प्रोडक्शन लाइन को सैंड कंट्री को बेच दिया तो जरूर ये लोग उसकी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम को भी कॉपी कर लेंगे और हो सकता है कि आगे चलकर सैंड कंट्री कार्तिक से गद्दारी कर जाए। ऐसे में कार्तिक अपना बहुत कुछ हार जाएगा। इसीलिए कार्तिक फिलहाल खुद के अलावा किसी पर विश्वास नहीं करना चाहता था। कार्तिक प्रोडक्शन लाइन तो नहीं बेचना चाहता था, पर कमोडिटी के तौर पर अपने अननेम्ड कॉम्बैट इक्विपमेंट को बेचकर पैसे कमा सकता था, और ऐसे में कोई भी टेक्नोलॉजी चोरी होने का खतरा भी नहीं था। कार्तिक ने प्रिंस अब्दुल से कहा, अगर आप लोग प्रोडक्ट खरीदना चाहते हैं तो मैं आप लोगों को सेल कर सकता हूँ, मुझे इसमें कोई दिक्कत भी नहीं है।
क्या तुम इस कॉम्बैट इक्विपमेंट की असली ताकत देखना चाहोगे? प्रिंस अब्दुल तो कब से ख्वाहिश पाले बैठे हुए थे। उन्हें भी देखना था कि अनमैन्ड कॉम्बैट इक्विपमेंट कैसे काम करते हैं और इनकी कितनी ताकत है। जल्दी ही कार्तिक और प्रिंस अब्दुल रिफ्लेक्टिंग मून आइलैंड के सीक्रेट प्लेस पर पहुंचे। रिफ्लेक्टिंग मून आइलैंड काफी ज्यादा बड़ा है और इतने टाइम में इसका कुछ हिस्सा ही डेवलप हो पाया है। बाकी का एरिया अभी भी इनहैबिटेड है। यहाँ पर कोई भी इक्विपमेंट ड्रिल नहीं देख सकता है। दोनों ही जल्दी ही एक टेम्परेरी लोकेशन पर पहुंचे जहां पर कुछ एक्टिविटी रूम बने हुए थे। इन सभी रूम में अनमैन्ड कमांड डिवाइसेस लगे हुए थे। इसका ऑपरेशन प्रोसेस भी बहुत इजी था। ऐसा लग रहा था जैसे कोई ऑनलाइन गेम खेल रहे हो। ज्यादातर सभी कॉम्प्लिकेटेड मूवमेंट्स को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अपने आप हैंडल कर लेता था और जो बच जाता था उसे मैन्युअली ऑपरेट और सेलेक्ट कर लिया जाता था। यहाँ के एक लकड़ी के बने हुए कमरे के बाहर छोटा सा एयरपोर्ट भी था जहां पर डिफरेंट मॉडल के कुछ ड्रोन पार्क थे और कुछ अनमैन्ड कार्स पार्क थीं। प्रिंस अब्दुल को सबसे ज्यादा इक्विपमेंट ड्रोन के तौर पर चाहिए थे क्योंकि सैंड कंट्री में दूर दूर तक रेत ही रेत है और इसीलिए इतने बड़े इलाके को सिक्योरिटी देने के लिए और इतनी एक्टिविटी पर ध्यान रखने के लिए ड्रोन सबसे ज्यादा यूजफुल था। जल्दी ही रिमोट कंट्रोल की मदद से बहुत सारे ड्रोन पार्किंग एरिया से आसमान में फैलकर लगभग 100 किलोमीटर के एरिया में फैल गए। यहाँ के अच्छे से अच्छे फोटोज HD क्वालिटी में मॉनिटर स्क्रीन पर देखी जा सकती थी। अच्छी बात यह थी कि 100 किलोमीटर की दूरी पर जाने के लिए ड्रोन को सिर्फ 10 मिनट लगे थे। टेस्टिंग के लिए कार्तिक ने कुछ दूरी पर टारगेट डिसाइड किए हुए थे। जैसे ही ड्रोन को टारगेट का पता चला तो उन्होंने ऑटोमेटिकली अटैक करना शुरू कर दिया। ड्रोन में से कुछ छोटे मिसाइल्स निकल रही थी और एक्यूरेटली टारगेट को हिट कर रही थी। जैसे प्रिंस अब्दुल ड्रोन की एबिलिटी देख रहे थे वैसे वैसे उनकी एक्साइटमेंट बढ़ती ही जा रही थी। उन्हें इतना विश्वास तो था कि कार्तिक के प्रोडक्ट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ही होंगे, पर अपनी आंखों से ये नज़ारा देखने के बाद तो वो और भी ज्यादा खुश हो गए थे। प्रिंस अब्दुल ने एक्साइटेड होते हुए कहा, मिस्टर मित्तल, मुझे ये सारे ड्रोन्स चाहिए और हर साइज का ड्रोन चाहिए। कार्तिक ने तुरंत हामी भरते हुए कहा, ठीक है, परफॉर्मेंस तुम पहले ही देख चुके हो। जैसा कि तुम्हें पता है हमारे प्रोडक्ट बेस्ट हैं और अनमैन्ड होने की वजह से हमें हमारे सबऑर्डिनेट्स को खोने का डर भी नहीं रहेगा। कुछ देर बात करने के बाद प्रिंस अब्दुल ने कार्तिक से पूछा, मिस्टर मित्तल, क्या मैं जान सकता हूं कि इन इक्विपमेंट की कीमत क्या होगी? प्रिंस अब्दुल वैसे तो बहुत बड़े और अमीर घराने से थे, पर कार्तिक के इक्विपमेंट लेना या खरीदना उन्हें बहुत बड़ी बात लग रही थी। हालांकि उन्हें विश्वास था कि कार्तिक से उनके रिश्ते अच्छे हो रहे हैं, ऐसे में कार्तिक बहुत ज्यादा कीमत उनसे नहीं लेगा। कार्तिक ने मुस्कुराते हुए कहा, अब हम लोग बिजनेस पार्टनर हैं, ऐसे में हम लोगों को एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। मैं तुम्हें अलग अलग मॉडल के 100 ड्रोन्स फ्री में दे रहा हूं। जब तुम्हें लगे कि ये तुम्हारे काम के हैं उसके बाद तुम इन्हें खरीद सकते हो। कार्तिक की ये बात सुनकर प्रिंस अब्दुल ने खुश होते हुए कहा, आप बहुत ज्यादा पोलाइट हैं मिस्टर मित्तल, पर मैं फ्री में एक्सेप्ट नहीं कर सकता हूं। कुछ सोचकर कार्तिक ने प्रिंस अब्दुल से कहा, कोई बात नहीं, हम लोग दोस्त हैं। फिलहाल 100 ड्रोन्स तुम रख लो और अगर आगे चलकर तुम्हें ये ड्रोन्स खरीदने हो तो स्मॉल ड्रोन्स की कीमत 5 मिलियन पर यूनिट है, मीडियम साइज की 10 मिलियन और बड़ी साइज की 20 मिलियन पर यूनिट है। मैं उम्मीद करता हूं कि यह कीमत तुम्हें ज्यादा नहीं लग रही होगी। कार्तिक की बात सुनकर प्रिंस अब्दुल ने तुरंत नाम में अपना सिर हिलाते हुए कहा, बिल्कुल नहीं, आपने जो कीमत बताई है वो बिल्कुल ठीक है। आपने हमें दोस्त कहा और हमारी पुरानी गलती भुला दी, यही हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। शायद आप लोगों को पता नहीं है, पर इंटरनेशनल मार्केट में इन्हीं ड्रोन्स की कीमत 10 मिलियन से लेकर 50 मिलियन तक है, जो कार्तिक ने बहुत ही कम पैसे में प्रिंस अब्दुल को दे दिए थे। प्रिंस अब्दुल के लिए इतने महंगे ड्रोन्स खरीदना कोई बड़ी दिक्कत वाली बात नहीं थी, पर इन ड्रोन्स को खरीदने के लिए बहुत सारे एग्रीमेंट से होकर गुजरना पड़ता था और इसमें कई जायज और कई नाजायज डिमांड भी होती थी जिन्हें मानना पड़ता था। वहीं कार्तिक के साथ ये सारी फॉर्मेलिटीज नहीं करनी होगी। कार्तिक बिना किसी शर्त के सही कीमत पर उन्हें ये ड्रोन्स दे देगा। धीरे धीरे टाइम बीतता गया। कार्तिक ने 100 ड्रोन सैंड कंट्री को भिजवा दिए थे और प्रिंस अब्दुल पहले से ही वापस सैंड कंट्री चले गए थे। इन ड्रोन्स का सही इस्तेमाल करने के लिए और टेस्टिंग करने के लिए प्रिंस अब्दुल ने रॉयल फैमिली के साथ मिलकर इस दौरान छोटे छोटे ऑपरेशन किए और अपने दुश्मनों को हरा दिया।
अच्छी बात यह थी कि हर लड़ाई में सैंड कंट्री ही जीत रही थी। इस वजह से इन लोगों का कॉन्फिडेंस और बढ़ गया था और ये लोग कार्तिक के हर प्रोडक्ट के लिए दिल से शुक्रगुजार हो गए थे। वहीं दुनिया में जब ये बात पता चली तो हर कोई सैंड कंट्री को हैरानी से देख रहा था, क्योंकि कुछ अरब देशों को छोड़कर बाकी सबकी रेपुटेशन फाइटिंग और आर्मी में ना के बराबर थी। इन लोगों के पास पैसा बहुत ज्यादा था, लग्जरी सामान भी बहुत था, पर वो इज्जत नहीं थी जो अमेरिका, चाइना और इंडिया जैसे देशों को मिली हुई थी। सैंड कंट्री की बढ़ती हुई ताकत देखकर उसके आसपास के देश खुद को इस पोजीशन पर देखना चाहते थे, क्योंकि आर्मी और फाइटिंग के मामले में ये लोग भी यूएई की तरह काफी पीछे थे। ये सभी देश जानना चाहते थे कि आखिर सैंड कंट्री के पास इतने सारे एडवांस इक्विपमेंट आए कहां से। बहुत सारे देशों के रिप्रेजेंटेटिव प्रिंस अब्दुल के पास आए और उनसे पूछने लगे कि उन्होंने ये सारे ड्रोन्स कहां से खरीदे। हालांकि प्रिंस अब्दुल ने उन्हें कुछ भी बताया नहीं। वहीं दूसरी तरफ कार्तिक भी इन सारी चीजों को ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना चाहता था। उसने ये सारे हथियार बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और उनका साथ देने वाले दुश्मनों को हराने के लिए बनाए थे, ना कि बेचने के लिए। कार्तिक तो चाहता ही नहीं था कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स तक ये बात पहुंचे। हालांकि कुछ दिन के बाद एक और शॉकिंग न्यूज पूरी दुनिया में फैल गई। बहुत सारे देशों को पता चला कि नागालैंड के पास भी बिल्कुल इसी तरह के हथियार पाए गए हैं जो सैंड कंट्री के पास है। और इससे भी बड़ी न्यूज ये है कि नागालैंड ने मिजोरम और आसपास के ईस्ट स्टेट पर से अपनी पुरानी सिचुएशन पाली है और एक बार फिर से आजाद हो गया है। एक बार फिर से नागालैंड अपने आसपास के और विध्वंस राणा के स्टेट से पूरे जोश के साथ मुकाबला करने को तैयार है। कुछ लोगों को तो ये भी पता चला कि नागालैंड ने पिछले कुछ टाइम में विध्वंस राणा के इलाके की लैंड फोर्स को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया था। क्या होगा जब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की नजरों में इन हथियारों की खबर आएगी? आगे क्या करने वाला है कार्तिक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स से बदला लेने के लिए? आगे की कहानी जानने के लिए सुनते रहिए। सभी दोस्तों की हेल्प की जरूरत है। सभी दोस्तों मेरे दूसरे चैनल पर 1K सब्सक्राइब कंप्लीट कर दो। चैनल की लिंक कमेंट में दे गई है।